हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सीरीज में हम क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको सॉल्व करवा रहे हैं। इस सीरीज में हमारा ये चैप्टर नंबर 11 का वीडियो है। इससे पहले हम 10 चैप्टर के वीडियोज़ आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियोज़ को आसानी से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा साथियों, कई बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा। तो साथियों, इसका पीडीएफ फाइल हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। तो साथियों, आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो साथियों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंबों को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष का संशोधन उस लेंस के उपयोग द्वारा किया जा सकता है जिसकी क्षमता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे उस लेंस की क्षमता पूछी गई है जिससे हम इस दोष का निवारण कर सकें। तो साथियों, क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, जिसमें पहली बात तो ये साथियों, एक हमारा होता है निकट दृष्टि दोष और वहीं पर साथियों एक होता है हमारा दूरदृष्टि दोष। क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। तो साथियों, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, आपको निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या होता है? निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, जबकि दूर की वस्तुएं आपको नहीं दिखाई देती। ठीक है, बात करें हम दूरदृष्टि दोष की, तो साथियों यहाँ पर आपको दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, जबकि निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो ये साथियों क्या होता है, अपोजिट होता है। निकट में आपको निकट की वस्तुएं दिखेंगी और दूर में आपको दूर की वस्तुएं दिखेंगी। साथियों, अगर मान लो किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसको किसकी आवश्यकता होती है? तो साथियों उसको आवश्यकता होती है अवतल लेंस की। किसकी आवश्यकता होती है? अवतल लेंस की। ठीक है, और साथियों अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो इसका निवारण करने के लिए उसको आवश्यकता होती है साथियों उत्तल लेंस की। ठीक है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अभी आप इसको अगर याद करना चाहें तो कैसे याद करेंगे? तो साथियों दूर देखिए, दूर कैसा है, एक छोटा शब्द है निकट की अपेक्षा। तो इसमें उत्तल देखिए, उत्तल भी छोटा है। तो कम शब्दों वाले में कम शब्दों वाले लेंस का प्रयोग करेंगे। तो साथियों आप भी इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो निकट में देखिए ज्यादा शब्द हैं तो ज्यादा शब्द वाला लेंस लेना होगा, मतलब अवतल लेंस। ठीक है साथियों, अभी देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो साथियों हमारा क्वेश्चन यह है कि वह व्यक्ति जो है 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंबों को स्पष्ट नहीं देख पाता है, मतलब कि दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। तो साथियों जब दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है तो उसको कौन सा दोष हो जाएगा साथियों? तो उसको दोष हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। अब साथियों निकट दृष्टि दोष में हम उपयोग करते हैं अवतल लेंस का। किसका? अवतल लेंस का। तो साथियों आपको पता होना चाहिए अवतल लेंस में फोकस दूरी भी माइनस होती है और लेंस की क्षमता भी माइनस होती है। और अगर हम बात करें उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस में साथियों क्या होता है, फोकस दूरी भी प्लस होती है और क्षमता भी प्लस होती है। ठीक है साथियों, तो साथियों यहाँ पर हमें फोकस दूरी कितनी दी गई है? 2 मीटर दी गई है और वहीं पर हमसे क्षमता पूछी गई है। तो साथियों P बराबर यानी कि पावर बराबर होता है हमारा 1/f। क्या होता है? 1/f। तो साथियों हम लगाएंगे वैल्यू, तो 1/f की वैल्यू है 2, 2 से दे दो भाग तो क्या आ जाएगा, पॉइंट लगेगा। क्या लग जाएगा? पॉइंट, और पॉइंट के बाद बढ़ जाएगा 0, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा? 10, यानी कि कितना आ जाएगा P बराबर? तो साथियों P बराबर आ गया हमारा 0.5। क्या आ गया? 0.5। तो अभी ये देखो इसमें 0.5 डायोप्टर प्लस में भी है और माइनस में भी है। तो दोस्तों अवतल लेंस में हमने बताया फोकस दूरी और जो क्षमता होती है वो दोनों ही कैसे होते हैं? माइनस के होते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा 0.5 माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? माइनस में। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से
कौन सा प्रकथन सही है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि बच्चा बैठा है पीछे, ठीक है, श्यामपट है उससे दूर, तो वो दूर की वस्तुओं को तो देख पा रहा है लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख पा रहा। तो साथियों जब दूर की वस्तु को देख पा रहा है तो मतलब कि उसको क्या है, दूरदृष्टि दोष। क्या है साथियों, दूरदृष्टि दोष। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, देखिए साथियों ये होती है कुछ हमारी इस प्रकार से आंख होती है, इस प्रकार से कुछ आंख होती है, ठीक है, यहाँ पर ये इस तरीके से, ठीक है, मान लीजिए आंख होती है, यहाँ पर होता है हमारा लेंस, ठीक है। जब कोई वस्तु होती है उससे जो प्रकाश पड़ता है, ठीक है, और हमारे आंख के कहाँ पर प्रकाश बनता है, इमेज बनता है रेटिना पर। इमेज कहाँ पर बनना चाहिए, रेटिना पर, ठीक है। लेकिन वो इमेज होता है वो कहाँ बनता है जाके, रेटिना के पीछे। कहाँ पर बनता है साथियों, रेटिना के पीछे। क्यों बनता है, क्योंकि दूरदृष्टि दोष में साथियों हमारे जो आंख का गोलक होता है वो छोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है, छोटा। जबकि निकट दृष्टि दोष में गोलक जो होता है आंख का बड़ा हो जाता है। कैसा हो जाता है, बड़ा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो फोकस होता है वो कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे। तो रेटिना के पीछे जो फोकस बनता है इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा निकट बिंदु होता है वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। क्या हो जाता है, दूर। तो आइए देखते हैं अपने ऑप्शन। विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, बिल्कुल करेक्ट बात है। विद्यार्थी का जो निकट बिंदु है, ठीक है, वो क्या हो गया, उससे दूर हो गया है। क्या हो गया है, उससे दूर हो गया है। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है। नहीं, पास तो किस में आता है साथियों, निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में, इसीलिए साथियों इसका नाम निकट पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो निकट बिंदु होता है वो निकट में आ जाता है, ठीक है। निकट बिंदु निकट आ जाएगा तो निकट दृष्टि दोष, और निकट बिंदु जो है जब दूर चला जाएगा तो दूर दृष्टि दोष, ठीक है। विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया, नहीं ऐसी बात नहीं है। जो निकट बिंदु है वो दूर चला गया, दूर बिंदु की तो कोई बात ही नहीं है। विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु की बात, ये भी गलत। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कोई प्रिज्म एबीसी विभिन्न विन्यासों में रखा जाता है। श्वेत प्रकाश का कोई पतला प्रकाश पुंज चित्र 11.1 में दर्शाए अनुसार इस प्रिज्म पर आपतित है। नीचे दिए गए किस प्रकरण में प्रकाश के विक्षेपण के पश्चात शीर्ष से तीसरा वर्ड, यानी कि शीर्ष से तीसरा वर्ड, वर्ड का मतलब साथियों रंग, वर्ड का मतलब रंग, आकाश के वर्ड मतलब रंग, आकाश के रंग के तद अनुरूपी है। तद अनुरूपी मतलब समान है। तो साथियों आकाश का रंग कैसा होता है भैया, नीला होता है। तो नीला कौन सा होगा, तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर किस प्रिज्म में जो है नीला रंग हमें दिखाई देगा। तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई प्रकाश किरण प्रिज्म से आपतित की जाती है तो वह क्या करती है, 7 भागों में 7 रंगों में क्या हो जाती है, फैल जाती है। कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से 7 रंगों में फैल जाती है, ठीक है भैया, फैल गई। अब आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी साथियों, विबग्योर। क्या पढ़ी होगी, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर ट्रिक पढ़ी होगी। अब ये साथियों विबग्योर क्या बताती है, ये बढ़ती हुई तरंग दैर्घ्य बताती है। क्या बताती है, बढ़ती हुई तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो साथियों जैसे ही यहाँ पर जो है सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होगी, वायलेट यानी बैगनी की, और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होगी, रेड यानी कि लाल की। यानी कि इधर से इधर बढ़ोगे तो तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगी, ठीक है। तो साथियों और जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी उसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा, कम प्रकीर्णन होगा। यानी कि रेड की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है तो इसका प्रकीर्णन कम होगा। तो साथियों जिसका प्रकीर्णन कम होगा उसका झुकाव भी क्या होता है, कम होता है। उसका झुकाव क्या होगा, कम होगा, कम झुकाव होगा। जिसका प्रकीर्णन कम उसका झुकाव कम। तो साथियों प्रकीर्णन किसका कम, रेड का कम है, तो रेड का झुकाव जो है मतलब कम होगा। तो इसी प्रकार से यानी कि हमें उल्टे क्रम में लिख देना है। यानी कि सबसे कम झुकाव किसका होगा, आर का, इसके बाद ऑरेंज का, किसका झुकाव होगा, ऑरेंज का, ऑरेंज के बाद येलो का, ठीक है, येलो के बाद ग्रीन का, ग्रीन के बाद ब्लू का, और ब्लू के बाद साथियों किसका हो जाएगा, इंडिगो का, ठीक है। इंडिगो मीन्स होता है जामुनी, ठीक है। ये होता है वायलेट यानी कि बैगनी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया। अभी देखो भैया क्या शीर्ष से हमारा तीसरा आ रहा है यहाँ पे, तो शीर्ष से तीसरा तो यहाँ पर आ रहा है येलो, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि नीचे से तीसरा रंग हमें मिल रहा है आकाश का रंग यानी नीला।
देखो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी नीचे से हमें तीसरा मिल रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यह तो था सीधे प्रिज्म में, लेकिन हम इसको कर दें उल्टा, प्रिज्म को कैसा कर दें भैया, उल्टा कर दिया हमने प्रिज्म को। तो क्या हो जाएगा, ये क्रम भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो क्या यहाँ पर जो ब्लू जो होगा वो शीर्ष से तीसरा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रिज्म को कैसा करना है, उल्टा। तो अब क्या होगा, अब देखो प्रकाश का प्रकीर्णन का झुकाव कैसे होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए भैया, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, सबसे ऊपर बी आएगा, फिर आई आएगा, फिर वी आएगा, फिर जी आएगा, फिर ठीक है, फिर वाई आएगा, फिर ओ आएगा, फिर इसके बाद में आर आएगा। तो अभी हमें देखो इसमें शीर्ष से क्या मिल जा रहा है, तीसरा कलर जो है आकाश का कलर मिल जा रहा है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि तब। तो साथियों दोपहर के समय क्या होता है, दोपहर में जो सूर्य होता है वो ठीक ऊपर होता है, कहाँ होता है, ठीक ऊपर होता है। तो क्या करना होता है, उसको कम डिस्टेंस चलनी होती है, ठीक है। जब कम दूरी तय करनी होती है साथियों, तो प्रकाश का जो है वहां पर प्रकीर्णन भी कम होता है। यानी कि यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। दोपहर के समय पर क्या होता है, प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण सूर्य हमें सफेद प्रतीत होता है, श्वेत प्रतीत होता है। जबकि शाम और सुबह को साथियों क्या होता है, सूर्य को ज्यादा डिस्टेंस चलनी होती है, किसके भी, दोपहर के समय की अपेक्षा। तो वहां पर जो है हमें सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, लाल, ठीक है। तो यह कारण होता है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित हैं। तो दोस्तों इंद्रधनुष बनने में सबसे प्रमुख घटना होती है प्रकाश का विक्षेपण। क्या होती है, प्रकाश का विक्षेपण। इसके अलावा साथियों क्या होता है, इसके अलावा प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। और साथियों इसके अलावा होता है आंतरिक परावर्तन। क्या होता है, आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। तो साथियों ऐसा देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऐसा है ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन होता है, विक्षेपण होता है, आंतरिक परावर्तन होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो दोस्तों आपको पता है हमारे आकाश में पाए जाते हैं तारे, ठीक है। साथियों वास्तव में जो तारे होते हैं वो नहीं टिमटिमाते हैं, वो क्या करते हैं, प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। कहने का मतलब है इनसे लाइट निकलती है। क्या निकलती है, लाइट निकलती है, यानी कि प्रकाश निकलता है। तो साथियों इनसे निकला प्रकाश और हमारे वायुमंडल में पाई जाती है ढेर सारी परतें। क्या पाई जाती हैं, ढेर सारी परतें ये हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो अब क्या होता है, इन तारों से निकलता है प्रकाश। हमारा सूर्य भी ये क्या है, तारा है। इन तारों से निकला प्रकाश अभी ये क्या करेगा, प्रकाश प्रकाश जो है अभिलंब की ओर झुकेगा, अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर झुकेगा, इसके बाद फिर से ये झुकेगा, ठीक है साथियों, कुछ मात्रा में, इसके बाद फिर से झुकेगा। मान लो इस तरीके से झुकता हुआ आता है। यानी कि यहाँ पर होता है हमारा विरल माध्यम और यहाँ मिल जाता है उसको सघन माध्यम। यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जो है चलता रहता है, ठीक है। तो इस कारण से हमें क्या लगता है, प्रकाश जो है एक बार के लिए बंद होता है, फिर इसमें रोशनी आती है, फिर बंद होता है, फिर रोशनी आती है। किसके कारण, जो वायुमंडल में हमारी परतें पाई जाती हैं उनमें उनसे क्या होता है, अपवर्तन होता है तारों के प्रकाश का। तो आइए देखते हैं ऑप्शन। पहली बात तो है वायुमंडलीय जल बूंदों द्वारा प्रकाश का विक्षेपण। नहीं भैया, विक्षेपण नहीं होता है, क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है। वायुमंडलीय वायुमंडल में परिवर्ती अपवर्तनांकों की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, किसके द्वारा होता है, वायुमंडल में विभिन्न अपवर्तनांकों की पाई जाने वाली विभिन्न परतों के द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो सी क्या दिया है, वायुमंडल धूल कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। तो साथियों यहाँ पर प्रकीर्णन नहीं होता, क्या होता है, अपवर्तन होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आंतरिक परावर्तन। तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि बी नंबर जो है ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि। तो साथियों जैसा कि हमने आपको बताया है, एक ट्रिक आपने पढ़ी होगी विबग्योर। क्या पढ़ी है? विबग्योर। तो विबग्योर ट्रिक क्या बताती है साथियों? ये बढ़ती हुई तरंग दैर्घ्य बताती है। ठीक है, अब हमने बताया आपको जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है इसकी तरंग दैर्घ्य हो गई सबसे ज्यादा, इसका प्रकीर्णन होगा कम। ठीक है, अभी इसकी बात करें साथियों, ये होता है हमारा वैगनी, यानी कि बैगनी का जो प्रकीर्णन होगा वो कैसा हो जाएगा? ज्यादा। कैसा हो जाएगा? ज्यादा। ठीक है, आई आई क्या होता है हमारा? इंडिगो यानी कि जामुनी, यह भी कुछ नीला सा होता है। अगर हम बात करें ब्लू की, तो ब्लू भी कैसा होता है साथियों? हमारा नीला होता है। और ये रंग जो है क्या करेंगे? प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन करेंगे। क्या करेंगे? प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन करेंगे। तो इन्हीं के अधिक प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो अभी देखते हैं अपने ऑप्शन। तो साथियों फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, नीला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पराबैंगनी विकिरण वायुमंडल में अवशोषित हो जाते, नहीं ऐसी भी बात नहीं है। ठीक है, अभी ऑप्शन सी है हमारा, वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्णों, वर्णों का मतलब रंगों के प्रकाश की तुलना में बैगनी तथा नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है। क्या होता है? बैगनी और नीला रंग जो है अधिक प्रकीर्णित होता है, यानी कि इनका प्रकीर्णन अधिक होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। वायुमंडल द्वारा बैगनी तथा नीले प्रकाश की तुलना में अन्य सभी रंगों का प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता, नहीं भैया, किसका? नीले और बैगनी तथा जामुनी का जो प्रकाश होता है अधिक प्रकीर्णित होता है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। वायु में श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों के प्रकाश के फैलने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है? तो साथियों आपको पता है, आपको श्वेत प्रकाश कब दिखाई देता है? दोपहर के समय। तो साथियों दोपहर के समय क्या होता है? प्रकाश को कम डिस्टेंस तय करनी पड़ती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? कम प्रकीर्णन हो पाता है, रंगों का कम प्रकीर्णन हो पाता है। तो साथियों जब कम रंगों का प्रकीर्णन हो पाता है तो रंग जो है वो हमें नहीं दिखाई देते हैं। और सूर्य का प्रकाश कैसा दिखाई देता है? सफेद दिखाई देता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपने प्रकाश, अपने ऑप्शन। लाल प्रकाश सर्वाधिक गति से गमन करता है। अगर ये सर्वाधिक गति से गमन करता तो हमें लाल रंग ही दिखाई देता भैया। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। हरे प्रकाश की तुलना में नीला प्रकाश तीव्र गति से गमन करता है। अगर हरा प्रकाश तीव्र गति से गमन करता तो नीला प्रकाश तीव्र गति से गमन करता है, ये कह रहे हैं। तो हमें सूर्य का प्रकाश कैसा दिखाई देता? नीला दिखाई देता। श्वेत प्रकाश के सभी वर्ण यानी कि सभी रंग समान चाल से गमन करते हैं। कैसी चाल से? समान चाल से। यानी ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोपहर के समय क्या होता है? सभी रंग जो है समान चाल से गमन करते हैं, इसलिए हमें कोई भी रंग दिखाई ना देकर सफेद रंग दिखाई देता है। कैसा रंग दिखाई देता है? सफेद रंग, क्योंकि जो सभी रंग होते हैं उनका प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी हम ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। पीला प्रकाश लाल तथा बैगनी प्रकाश की माध्य चाल से गमन करता है। नहीं भैया, जो माध्य चाल से गमन करेगा, मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि समान चाल से गमन कर रहे हैं, कोई भी कलर दिखाई नहीं देगा, प्रकाश जो है सफेद कलर में दिखाई देगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश कैसा होता है साथियों? तो साथियों आपको पता है लाल रंग की तरंग दैर्घ्य होती है सबसे ज्यादा। क्या ज्यादा होती है? तरंग दैर्घ्य। तो जैसे ही तरंग दैर्घ्य ज्यादा हुई उसका क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन हो जाएगा कम। यानी कि लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है, इसलिए इसको दूरी से आसानी से देखा जा सकता है। तो आइए देखते हैं अपने ऑप्शन। धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। लाल रंग जो है धुएं तथा कोहरे के द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित हो जाता है। नहीं, क्या होता है? न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि लिखा है धुएं तथा कोहरे के द्वारा
न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। जो लाल रंग होता है वो धुएं के द्वारा कम प्रकीर्णित होगा, इसलिए जो है दूर तक जो है लाल रंग दिखाई देगा, यानी कि कम फैलेगा और लंबी दूरी तक दिखाई देगा। ठीक है, अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्ताभ प्रतीत होने में निम्नलिखित परिघटनाओं में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है। साथियों रक्ताभ का मतलब है लाल, किससे, लाल से, क्योंकि सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल। क्यों दिखाई देता है, क्यों साथियों, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को अधिक डिस्टेंस तय करनी होती है। जब अधिक डिस्टेंस तय करनी होती है तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है अधिक होता है। जब प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है इसलिए हमें सूर्य जो है लाल रंग का दिखाई देने लगता है। तो इसका कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है। तो साथियों यहाँ पर भी जो हमारा आंसर होने वाला है वो होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो साथियों अधिकांश अपवर्तन जो होता है वो कार्निया में होता है। कहाँ पर होता है, कार्निया में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां, तो साथियों नेत्र लेंस जो होता है अगर उसकी फोकस दूरी में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब है उस व्यक्ति को क्या है, दूरदृष्टि दोष है। क्या है, दूरदृष्टि दोष है। अगर फोकस दूरी में क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है, कमी हो रही है तो कमी पे क्या होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। क्या होगा साथियों, निकट दृष्टि दोष होगा। और साथियों निकट दृष्टि दोष की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, फोकस दूरी तो घट जाएगी, कहने का मतलब है जब फोकस दूरी में कमी हुई तो मतलब फोकस दूरी घट गई, और जब फोकस दूरी घट जाएगी तो लेंस कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। लेंस कैसा हो जाएगा, मोटा। ठीक है, और दूरदृष्टि दोष में क्या होगा साथियों, यहाँ पर जो फोकस दूरी होती है वो तो जाती है बढ़, लेकिन लेंस कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। क्या हो जाता है, पतला। अभी यहाँ पर क्या है, फोकस दूरी में हो रही वृद्धि, यानी कि व्यक्ति को क्या है, दूरदृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष है। तो हमारी जो फोकस दूरी होगी वो तो जाएगी बढ़, यानी कि शिथिल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, शिथिल। ठीक है, और लेंस कैसा हो जाएगा, लेंस हो जाएगा पतला, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। जो फोकस दूरी होती है वहां पर जो है बढ़ जाती है तो नेत्र की पेशियां क्या हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं, यानी कि बढ़ जाती हैं, तथा लेंस कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 14 और आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रकथनों में से कौन सा कथन सही है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। नहीं भैया, हमने क्या बताया आपको, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो है निकट की वस्तुओं को देख पाएगा। किन्हें, निकट की वस्तु को। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को नहीं, दीर्घ दृष्टि दोष वाला या दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को देख पाएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन हो गया रॉन्ग। ठीक है, अभी देखते हैं थर्ड ऑप्शन, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता। बिल्कुल सही बात है, जो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है वो निकट की वस्तुओं को देख पाएगा। ठीक है, अगर हम फोर्थ ऑप्शन देखना चाहें, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। भैया स्पष्ट देख सकता है, दूर दृष्टि दोष वाला दूर की वस्तुओं को देख पाता है। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।